तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकेश कनकराज की न्यू मूवी डीसी की पूरी कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। तो इस फिल्म की कहानी की बात करें तो पुलिस विभाग की एक खास टीम जिसका नाम भोजराज टीम है, काफ़ी समय से एक खतरनाक हथियार तस्कर को ढूंढ रही है। यही हथियार तस्कर हमारी फिल्म का हीरो है। एक दिन पुलिस के हथियारों को लूटने की कोशिश के दौरान एक छोटा बच्चा घायल हो जाता है। उस बच्चे के लिए हमारा हीरो एक पुलिस वाले की हत्या कर देता है। पुलिस वाले की हत्या होने के बाद भोजराज की टीम गुस्से में हीरो और उसके पूरी गैंग को खत्म करने के पीछे पड़ जाती है। पुलिस लगातार हीरो के गैंग का एनकाउंटर करने की कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि इन सब के पीछे हमारा हीरो खुद को कैसे बचाता है। हमारा हीरो अपनी जिंदगी एक देवदास की तरह अकेले और दुख में जी रहा होता है। तभी उसकी जिंदगी में चंद्रा नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। क्या हीरो और चंद्रा पुलिस से बचकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर पाते हैं या पुलिस उन्हें ढूंढकर खत्म कर देती है? इन सभी सवालों के जवाब फिल्म में कई जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न के साथ देखने को मिलते हैं। अब बिना समय गवाए चलते हैं फिल्म की पूरी कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत वेल्लोर में मौजूद एक मैकेनिक की दुकान से होती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी मोटर ठीक करने का काम कर रहा होता है। इस बुजुर्ग का किरदार कस्तूरी राजा ने निभाया है, जो अभिनेता धनुष के पिता हैं। कस्तूरी राजा अकेले ही अपनी मैकेनिक की दुकान चलाते हैं। तभी एक बुजुर्ग अपनी मोटर ठीक करवाने के लिए उनकी दुकान पर आता है। बातों बातों में वह उनसे पूछता है कि आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? आप अकेले ही यह दुकान क्यों चला रहे हैं? तब कस्तूरी राजा बताते हैं कि करीब 15 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। उनका एक बेटा था। वह चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़े और जिंदगी में बड़ा आदमी बने, लेकिन उनका बेटा एक दिन हत्यारा और गैंगस्टर बन गया। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे से बात करना ही बंद कर दिया। तभी कस्तूरी राजा के फोन पर उसके बेटे का कॉल आता है। यही आदमी हमारे हीरो का पिता है। हीरो कई बार अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उससे बहुत नाराज हैं क्योंकि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बनने के बजाय गैंगस्टर और हत्यारा बन चुका है। इसी गुस्से के कारण वह अपने बेटे का फोन नहीं उठाते। इधर पुलिस की एक टीम दूर से उसी मैकेनिक की दुकान पर नजर रख रही होती है। पुलिस ने योजना बनाई है कि अगर हीरो अपने पिता से मिलने यहाँ आता है तो उसे वहीं एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ दिन पहले गोबीचेट्टीपालयम नाम की जगह पर पुलिस की एक टीम अपनी गाड़ी में बहुत सारे हथियार लेकर आ जाती है। इन हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा पुल आता है। वहां पहले से ही एक गैंग पुलिस की गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। पुलिस की गाड़ी में जो भी हथियार थे वह गैंग उन सभी हथियारों को लूट कर वहां से भाग जाता है। इस गैंग में शामिल एक आदमी ही हमारी फिल्म का हीरो दास है। अब सवाल आता है कि ये लोग ये हथियार किसके लिए चुरा रहे हैं। इनका मुखिया अरासू नाम का एक आदमी है। अरासू पहले नक्सली संगठन के लिए काम करता था, लेकिन अब वह हथियारों की तस्करी करता है। दास अरासू को पहले से जानता था। जब दास छोटा था तब उससे एक हत्या हो गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। उसी जेल में उसकी मुलाकात अरासू से हुई थी। जेल में ही दास ने अपने 3 खास दोस्तों के साथ एक गैंग बना लिया था। इस गैंग में दास, किट्टी, सेबेस्टियन और करुप्पू शामिल थे। ये चारों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और चारों मिलकर अरासू के लिए काम करते थे। अब पुलिस के हथियार सफलतापूर्वक लूटने के बाद वे सभी हथियार लेकर अरासू के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अरासू उनसे कहता है कि कुछ दिनों तक कहीं बाहर मत जाना और यहीं छिप कर रहो। इसलिए दास और उसके तीनों दोस्त वहीं छिप कर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ जिस पुल पर दास और उसकी टीम ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके हथियार लूटे थे, वहां पुलिस जांच शुरू कर देती है। वहां का इंस्पेक्टर बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। तभी उसी रास्ते से एक परिवार गुजर रहा होता है। उस परिवार में एक पति, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा होता है। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा होता है। पत्नी अपने पति से नाराज होकर आगे आगे चल रही होती है। तभी पति अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम्हारी माँ इतनी नाराज क्यों है? हमने अपनी जमीन क्यों बेची है? यह तो तुम जानते हो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही ना। हमारे परिवार में पहली बार तुम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने जा रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमने जमीन बेची है। बातों से पता चलता है कि इस परिवार ने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी है और करीब 6 लाख रुपये अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उन्हें आगे जाने के लिए उसी पुल को पार करना पड़ता है। पुल पर पहले से ही पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा होता है। आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही होती है। जब पुलिस को पता चलता है कि इस आदमी के पास काफी पैसे हैं तो पुलिस उसे रोक लेती है। इंस्पेक्टर उस आदमी से कहता है कि तुम अपनी पत्नी और बेटे को घर भेज, मैं थोड़ी पूछताछ करके तुम्हें वापस भेज दूंगा। अब वह आदमी अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ को लेकर घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बेटा अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसका पिता घर वापस नहीं आता। उसके पास 6 लाख रुपये थे और पुलिस को भी इस बात की जानकारी थी।
इसलिए बेटा और उसकी माँ घबरा जाते हैं और वापस उसी पुल के पास पहुँचते हैं। वे अपने पिता को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चलता। तभी उन्हें पुल के नीचे उनके कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर खून के निशान लगे होते हैं। यह देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने लगते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद इंस्पेक्टर उनकी मदद करने के बजाय उन्हें धमकाने लगता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ है, अगर तुम बार बार यहाँ आकर सवाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर केस लगाकर जेल में डाल दूंगा। इस तरह वह महिला और उसके बेटे को वहां से भगा देता है। अब किसी को नहीं पता कि गरीब आदमी के साथ क्या हुआ जिसके पास अपने बेटे की पढ़ाई के लिए करीब 6 लाख रुपए थे। इसके बाद उस छोटे बच्चे का दादा सीधे आरासू के घर पहुंचता है जहां दास और उसकी टीम भी छिपी हुई है। वह दास के सामने रोते हुए कहता है, पुलिस वालों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया मुझे कुछ नहीं पता, उसके पास करीब 6 लाख रुपये भी थे। बेटा किसी तरह मेरे बेटे को उन पुलिस वालों से बचा लो। बुजुर्ग की बात सुनकर दास को एक बात समझ आती है, जिस पुल पर उसकी टीम ने पुलिस पर हमला करके हथियार लूटे थे उसी पुल की जांच करने वाला इंस्पेक्टर ही इस मामले में शामिल हो सकता है। दास को लगता है कि उस पुलिस वाले की वजह से उस गरीब आदमी के साथ यह सब हुआ है और कहीं ना कहीं उसकी टीम भी इस घटना की वजह बनी है। इसलिए दास अपने दोस्तों को लेकर तुरंत उस इंस्पेक्टर को अगवा कर लेता है। वे इंस्पेक्टर को अपने ठिकाने पर लाकर उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। दास उसे मारते हुए पूछता है कि उस आदमी के साथ क्या किया, उनके पास जो 6 लाख रुपये थे वे पैसे कहाँ हैं। दास के सवालों और मारपीट से परेशान होकर वह पुलिस वाला आखिरकार सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। इंस्पेक्टर आखिरकार सच बता देता है। वह कहता है कि उस आदमी के पास जो 7 लाख रुपये थे हमने वो पैसे ले लिए और उसे बुरी तरह पीट कर मार डाला। दास उससे पूछता है कि वो पैसे अब कहाँ हैं। इंस्पेक्टर बताता है कि उन पैसों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया है। यह सुनते ही दास को बहुत गुस्सा आता है। वह इंस्पेक्टर को वहीं मार देता है और अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। इंस्पेक्टर की हत्या के बाद अरासू तुरंत दास और उसकी टीम से कहता है कि अब तुम लोग इस इलाके में बिल्कुल मत रुकना। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो वे तुम्हें भी एनकाउंटर में मार देंगे। अरासू बताता है कि इरोड में उसका एक जाना पहचाना लॉज है जिसका नाम हैप्पी लॉज है। तुम लोग वहां जाकर कुछ दिनों के लिए छिप जाओ। जैसे ही वह पैसे तुम्हारे हाथ लगेंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसके बाद तुम लोग बॉर्डर पार करके आंध्र प्रदेश चले जाना। तब तक उस इलाज में सुरक्षित रहो। दास और उसकी टीम वहां से निकलने लगती है लेकिन दास के मन में उस गरीब आदमी की बात चल रही होती है। उसने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए जमीन बेचकर पैसे जमा किए थे लेकिन पुलिस वालों ने उसे बेवजह मार डाला। दास को लगता है कि उसकी मौत के लिए वह भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। इसलिए वह अरासू से कहता है कि जैसे ही हमारे हाथ वो पैसे आएंगे हम वो सारे पैसे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए वापस दे देंगे। अरासू भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि पैसे मिलते ही हम उस बच्चे की पढ़ाई का खर्च दे देंगे। उसके बाद दास और उसकी पूरी टीम हैप्पी लॉज पहुंच जाती है। लॉज में पहुंचने के बाद उसी रात वहां पार्वती नाम की एक लड़की गाना गा रही होती है। उसकी आवाज सुनकर दास अचानक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दरअसल पार्वती जो गाना गा रही होती है वह एलैया राजा का गाना होता है। यही गाना दास के पिता अक्सर घर पर सुना करते थे। इस गाने को सुनते ही दास को अपने पिता की याद आ जाती है। वह नशे में चुपचाप बैठकर पार्वती का गाना सुनता रहता है। तभी बार में बैठे कुछ लोग जोर जोर से बातें और शोर करने लगते हैं। इससे दास को गुस्सा आ जाता है। वह उन लोगों में से एक को जोरदार थप्पड़ मारता है और धमकी देता है कि जब तक गाना खत्म नहीं होता तब तक यहाँ कोई आवाज नहीं करेगा। वहाँ बार का मालिक युवराज नाम का आदमी होता है। युवराज दास और उसके साथियों को पसंद नहीं करता। वह आकर उन्हें डांटने लगता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ अरासू के कहने पर रहने दिया है। अगर तुम लोग यहाँ कोई और परेशानी खड़ी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। दास के साथी भी उसे जवाब देते हैं कि अरासू तुम्हें पैसे दे रहा है इसलिए अपना काम करो और हमें परेशान मत करो। युवराज गुस्से में वहां से चला जाता है। दरअसल जब से दास और उसकी टीम इस लॉज में आई है तब से बार का मालिक और वहां के बाकी लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन दास को इन सब चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब से उसने पार्वती को गाना सुनते हुए देखा तब से वह बार बार उसे देखने लगा है। उसे लगता है कि पार्वती के उस गाने के पीछे कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। दास समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ। दूसरी तरफ पुलिस भी चुप बैठने वाली नहीं है। इंस्पेक्टर की हत्या के बाद पुलिस दास और उसकी पूरी टीम को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार करती है। इस टीम का मुखिया भोजराज है। भोजराज इस पुलिस का मुख्य विलन जैसा किरदार है। वह बहुत बेरहम पुलिस अधिकारी है। उसे किसी से खास लगाव नहीं है और वह अपराधियों को पकड़ने के बजाय कई बार सीधे एनकाउंटर करने के लिए जाना जाता है। वह भोजराज को पता चलता है कि एक इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है तो वह तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर देता है। जांच करते करते उसे पता चलता है कि पुलिस के हथियारों की चोरी और इंस्पेक्टर की हत्या
दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गैंग है और वह गैंग अरासू के लिए काम करता है। अब भोजराज अरासू की पूरी टीम के पीछे पड़ जाता है। इस टीम में मुख्य रूप से दास, किट्टी, सेबेस्टियन और करप्पू शामिल हैं। भोजराज इन चारों को ढूंढने के लिए हर जगह पुलिस भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ दास अभी भी हैप्पी लॉज में सुरक्षित छिपा हुआ है। वह पार्वती को पहले से ही पसंद करने लगा है, इसलिए एक दिन वह उसके पास जाकर उससे बात करना शुरू करता है। बातचीत के दौरान दास को पता चलता है कि पार्वती की जिंदगी भी काफी दर्द और परेशानियों से भरी हुई है। उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसके बारे में दास को अभी कुछ भी पता नहीं है और धीरे धीरे पार्वती की जिंदगी का यह रहस्य दास के सामने आने वाला होता है। पार्वती का असली घर कोयम्बटूर में है। बचपन से ही उसे गाना गाने का बहुत शौक था। इसी वजह से छोटी उम्र में ही उसका अपने घर वालों से झगड़ा हो गया और वह घर छोड़कर इस शहर में आ गई। पार्वती की एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन वह बचपन में ही अचानक लापता हो गई थी। बहन के गायब होने के बाद उसके परिवार ने पार्वती पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन गाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए घर की बात नहीं मानी और यहाँ आ गई। शहर में आने के बाद उसकी पहचान एक म्यूजिक डायरेक्टर से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उनका रिश्ता काफी खराब और परेशान करने वाला हो गया। आखिरकार पार्वती ने उन रिश्तों को भी खत्म कर दिया और अब वह इस बार में गाना गाकर अपना गुजारा कर रही थी। पार्वती की जिंदगी की कहानी सुनते सुनते दास को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन दास का दोस्त सेबेस्टियन उससे कहता है, हम आखिर कब तक पुलिस से बचते हुए इधर उधर भागते रहेंगे। अरासू ने तो अपनी जिंदगी बसा ली है, उसने शादी कर ली, उसका परिवार है और बच्चा भी है, लेकिन हम लोग बिना यह जाने भाग रहे हैं कि आखिर हमारा भविष्य क्या है। हमें भी किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए। सेबेस्टियन की बात दास के दिल में बैठ जाती है। दास भी सोचने लगता है कि अब बहुत हो गया, क्यों न वह अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर पार्वती के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। इसी सोच के साथ वह पार्वती के करीब आने लगता है, लेकिन यह बात बार के मालिक युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। युवराज दास को रास्ते में हटाने के लिए कुछ गुंडों को बुला लेता है। वह लोग दास पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दास अकेले ही उनका सामना कर लेता है और युवराज के आदमियों की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद युवराज समझ जाता है कि वह दास से सीधे नहीं निपट सकता, इसलिए वह पुलिस का मुखबिर बन जाता है और पुलिस को बता देता है कि दास और उसकी टीम इस इलाज में छिपी हुई है। युवराज से जानकारी मिलने के बाद भोजराज की स्पेशल टीम दास और उसके साथियों को पकड़ने के लिए हैप्पी लॉज की तरफ निकल पड़ती है। पुलिस आने वाली है, इसकी जानकारी अरासू के जरिए दास की टीम तक पहुंच जाती है। अरासू ने फोन करके बताता है कि युवराज ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, इसलिए बिना समय गवाए लॉज खाली कर दो। दास और उसके दोस्त वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले दास एक बार पार्वती से मिलने जाता है। पार्वती दास के हिंसक स्वभाव और उसके द्वारा किए गए कामों से पहले ही डर चुकी होती है। वह उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है और चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर देती है। अचानक हुई गोलीबारी में पार्वती की गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। पार्वती को गिरते देखकर दास बुरी तरह घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगता है। कुछ ही देर में भोजराज की टीम दास को पकड़ लेती है। दास पुलिस वालों से कहता है कि पहले पार्वती को अस्पताल ले जाओ, वह अभी जिंदा है, शायद उसे बचाया जा सकता है। तभी भोजराज की टीम में मौजूद एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी भोजराज से कहता है, सर इसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे तो शायद इसकी जान बच सकती है। लेकिन भोजराज उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि अगर इसे अस्पताल ले गए और उसकी मौत हो गई तो मानवाधिकार वाले सवाल करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और इसी के साथ भोजराज पार्वती को दास की आंखों के सामने ही गोली मार देती है। पार्वती की मौत देखकर दास पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद पुलिस दास को बुरी तरह पीटते हुए थाने ले जाती है। थाने में दास को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। पुलिस वाले उसे लगातार मारते हैं और पूछते हैं कि उसकी बाकी टीम कहाँ छिपी है, लेकिन दास कितनी भी मार खाने के बाद भी अपने साथियों का पता नहीं बताता। एक तरफ दास पुलिस की हिरासत में यातना सह रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ उसके 3 साथी किट्टी, सेबेस्टियन और करप्पू किसी दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश में हर तरफ अपना जाल बिछा देती। काफी समय तक छिपे रहने के बाद एक रात दास के ये तीनों दोस्त किसी जरूरी काम से बाहर निकल, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पुलिस पहले से ही उन पर नजर रख रही होती है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, पुलिस उन्हें घेर लेती है और गोलीबारी शुरू कर देती है। इस मुठभेड़ में दास का सबसे करीबी दोस्त सेबेस्टियन पुलिस की गोली लगने से मारा जाता है। किट्टी और करप्पू किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागने के बाद किट्टी को अरासू का फोन आता है। अरासू बताता है कि जिस युवराज ने पुलिस को उनके लॉज में छिपे होने की जानकारी दी थी, उसे अब जिंदा नहीं छोड़ना है। वह किट्टी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर रहा हूँ,
तुम दोनों उसमें बैठकर वहां से निकल जाना, लेकिन सही मौका देखकर युवराज का काम खत्म कर देना। उसके बाद तुम लोग इस राज्य से बाहर चले जाना। इसके बाद अरासू उन्हें आगे का पूरा प्लान बताने लगता है। दूसरी तरफ किट्टी और करप्पू युवराज के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पुलिस हिरासत में दास से लगातार पूछताछ की जा रही होती है। पुलिस उसे कितनी भी मारती है, लेकिन वह अपने दोस्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। आखिरकार पुलिस वाले तय करते हैं कि अब इसे ज़्यादा देर तक जिंदा रखना ठीक नहीं है। वे दास को एनकाउंटर के नाम पर ख़त्म करने का फैसला करते हैं। उसे एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। एक पुलिस वाला उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान देता है और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी दास अचानक अपना हाथ झटके से उठाता है और पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है। इसके बाद वह तेजी से बाकी पुलिस वालों पर हमला करता है और वहां से भाग निकलता है। दास सीधे अपने साथियों के पास पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त सेबेस्टियन पुलिस की गोली से मारा जा चुका है। यह सुनकर दास के अंदर गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है कि इस पूरी घटना की शुरुआत युवराज की वजह से हुई। युवराज ने पुलिस को उनके बारे में जानकारी दी थी और इसी वजह से आज उसका दोस्त मारा गया है। दास मन ही मन फैसला करता है कि अब यह युवराज को नहीं छोड़ेगा। साथ ही वह भोजराज को भी खत्म करने की कसम खा लेता है, क्योंकि भोजराज की टीम ने उनके दोस्तों और पार्वती की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तभी दास और उसकी टीम के पास अरासू का फोन आता है। अरासू उन्हें युवराज के बारे में एक जरूरी जानकारी देता है। वह कहता है कि युवराज आज रात उसी शहर की एक बिल्डिंग में जाने वाला है। वहाँ गैर कानूनी काम चल रहा है और युवराज पूरी रात वहीं रहने वाला है। अरासू कहता है कि यही सबसे अच्छा मौका है, तुम लोग वहीं पहुंचो और युवराज का काम खत्म कर दो। दास और उसके साथी तुरंत उस जगह के लिए निकल जाते हैं। उधर युवराज भी अपने आदमियों के साथ उस इलाज में पहुंच चुका होता है। उस इलाज में गैर कानूनी धंधा चल रहा होता है। वहीं एक कमरे में चंद्रा नाम की लड़की भी रहती है, जो आगे चलकर कहानी की दूसरी मुख्य किरदार बनती है। चंद्रा कई सालों से इसी जगह फंसी हुई है। वह अपनी मर्जी से वहां नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्ती इस धंधे में रखा गया है। इसी दौरान दास युवराज को ढूंढते हुए लाज के अंदर पहुंचता है। वह सीधे चंद्रा के कमरे में चला जाता है। चंद्रा को लगता है कि शायद कोई ग्राहक उसके कमरे में आया है। वह दास को देखकर परेशान और डरी हुई नजर आती है। चंद्रा को देखकर दास को बार बार पार्वती की याद आने लगती है। दास उससे पूछता है, क्या तुम भी कोयम्बतूर की रहने वाली हो? वह बताती है उसे बहुत साल पहले कोलकाता से यहाँ लाया गया था और फिर उसे बेच दिया गया। चंद्रा बताती है कि करीब 18 साल से वह इसी कमरे में इसी जगह के बीच फंसी हुई है। हर दिन कई लोग उसके कमरे में आते जाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने का कोई रास्ता नहीं है। वह दास से कहती है कि शायद मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। कभी कभी किसी अनजान इंसान के सामने अपने दिल की बात करने में डर कम लगता है, क्योंकि वह हमें पहले से जज नहीं करता। चंद्रा अपनी पूरी दर्द भरी कहानी दास को बता देती है। उसकी बातें सुनकर दास को बार बार पार्वती की याद आने लगती है। तभी दास को पता चलता है कि युवराज भी उसी लाज में मौजूद है। दास तुरंत हथियार लेकर बाहर निकलता है। इसके बाद लाज के अंदर भयंकर हिंसा शुरू हो जाती है। दास युवराज के आदमियों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें खत्म करता है। चंद्रा ने उसे बताया था कि इस जगह पर कुछ बदमाश लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते थे और फिर उनके वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते थे। दास उन लोगों को भी नहीं छोड़ता। चंद्रा अपनी आंखों के सामने दास को उन अपराधियों से लड़ते हुए देखती रहती है। उसकी नज़रों में दास अब सिर्फ एक खतरनाक आदमी नहीं रहता, बल्कि उसे ऐसा लगता है जैसा कोई उसे इस नरक से बचाने आया है। दास आखिरकार युवराज तक भी पहुंच जाता है। युवराज ही वह आदमी था जिसने पुलिस को दास और उसके दोस्तों की जानकारी दी थी। उसकी वजह से दास ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। दास युवराज को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वह चंद्रा के कमरे में वापस आता है। चंद्रा की जिंदगी को इतने सालों तक बर्बाद करने वालों में युवराज भी शामिल था। दास चंद्रा के सामने युवराज को खत्म कर देता है, लेकिन चंद्रा के सामने अब एक नई परेशानी होती है। इतने सालों तक वह उसी जगह बंद रही थी और अब अचानक जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। दास उसे देखता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा। वह दास के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और यहीं पर फिल्म का इंटरवल हो जाता है। इसके बाद फिल्म की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ भोजराज लगातार दास को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ चंद्रा के दास की जिंदगी में आने के बाद उसकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने लगते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बच्चे के पिता को पुलिस ने मार दिया था, उसकी पढ़ाई के लिए दास ने जो पैसे देने का वादा किया था, क्या वह आखिरकार उन पैसों को उस बच्चे तक पहुंचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बड़े ट्विस्ट के साथ मिलते हैं। अब इंटरवल के बाद कहानी आगे बढ़ती है। चंद्रा ने अपनी जिंदगी के 18 साल एक बंद कमरे में गुजार दिए थे। इस दौरान कई लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसे लगने लगा था कि शायद वह कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी,
लेकिन दास ने उसकी मदद की और उसे उस नरक से बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद चंद्रा पहली बार खुली हवा में सांस लेती है। वह दूर आसमान में सूरज को देखती है और कुछ देर तक उसे बस देखती रहती है। उसके लिए यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। दास भी चंद्रा से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चंद्रा भावुक होकर उगते सूरज को साफ हवा को देखते हुए दास से कहती है कि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि शायद वह जिंदगी में कभी इन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाएगी। वह बताती है कि जिस लाज में वह रहती थी वहाँ लड़कियों की तय उम्र के बाद उन्हें बेकार समझा जाता था। कई लड़कियों को तो मार तक दिया जाता था ताकि वे किसी के काम भी ना रहें। चंद्रा ने अपनी आंखों के सामने कई लड़कियों के साथ ऐसा होते देखा था। वह दास से कहती है कि इतने सालों के बाद अगर आज उसे आज़ादी मिली है तो उसका पूरा श्रेय उसी को जाता है। फिर वह दास से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मदद करने का फैसला क्यों किया। दास उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है कि तुमने बताया था कि तुमने 18 साल एक कमरे में बंद होकर गुजारे हैं, लेकिन मैं भी बचपन में जेल जा चुका हूँ। सिर्फ 13 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ के हत्यारे को मार दिया था और उसके बाद मुझे जेल में डाल दिया गया था। इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कि 4 दीवारों के बीच कैद होकर जिंदगी कितना कठिन होता है। इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ छोड़ नहीं पाया। दास चंद्र से कहता है कि वह पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दो, आज से अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत समझो और आगे बढ़ो। चंद्रा उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। इसी बीच दास और उसकी टीम को अरासू का फोन आता है। अरासू बताता है कि पुलिस के हथियार बेचने से उन्हें करीब 10 लाख रुपए मिले हैं। उनसे यह पैसा एक शादी के हाल में छिपा कर रखा है। दास और उसकी टीम को वहां जाकर पैसे लेने के लिए कहा जाता है। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आता है। उसका नाम सुनीलाल है, लेकिन सुनीलाल की नज़र शुरू से ही चंद्रा पर होती है। वह चंद्रा को गलत नज़र से देखता है। दास यह देखकर तुरंत उसे चेतावनी देता है और साफ कह देता है कि अगर उसने चंद्रा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दास, चंद्रा और बाकी लोग 10 लाख रुपये लेने के लिए शादी के हाल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भोजराज की टीम अरासू तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। दरअसल पुलिस विभाग के अंदर ही एक आदमी अरासू के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा था। वह पुलिस की जानकारी अरासू तक पहुंचाता था। भोजराज की टीम को जब इस आदमी के बारे में पता चलता है तो वे उसे पकड़ लेते हैं और कड़ी पूछताछ करते हैं। मारपीट के बाद वह पुलिस को अरासू का ठिकाना बता देता है। पुलिस आखिरकार अरासू को पकड़ लेती है। अरासू को पकड़ने के बाद भोजराज और उसके आदमी उसे बुरी तरह पीटते हैं। वे उससे पूछते हैं, तुमने पुलिस वाले को मारकर भागने वाले लोगों को कहाँ छिपाया है? अपनी पूरी टीम का पता बताओ। अरासू कुछ भी बताने से इनकार करता है। वह पुलिस वाले उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने अपने साथियों का पता नहीं बताया तो उसकी पत्नी और बेटे को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। अरासू अपने परिवार की जान खतरे में देखकर मजबूर हो जाता है। पुलिस के दबाव में अरासू आखिरकार उस जगह का पता बता देता है जहां दास और उसकी टीम पैसे लेने गए हैं। पता बताने के तुरंत बाद पुलिस अरासू को भी मार देती है। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है। दास और उसकी टीम शादी के हाल से पैसे हासिल कर लेते हैं। दास सोच रहा होता है कि इन पैसों को उस बच्चे तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके। लेकिन तभी अचानक पूरी शादी के हाल को पुलिस घेर लेती है। भोजराज की टीम चारों तरफ में फायरिंग शुरू कर देती है। दास के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता पैसे नहीं बल्कि चंद्रा की सुरक्षा होती है। उसे डर रहता है कि कहीं चंद्रा का भी वही हाल ना हो जाए जो पार्वती का हुआ था। इसलिए सबसे पहले वह चंद्रा को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। चंद्रा को बचाने के बाद दास खुद पुलिस वालों का सामना करता है और जवाबी गोलीबारी शुरू हो जाता है। इसी तरह दास और उसकी टीम पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। इस बार भी भोजराज उन्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन भागते समय एक बड़ी परेशानी हो जाती है। जिस 10 लाख रुपये को लेने के लिए वे शादी के हाल तक आए थे वही छूट जाता है। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है जो पैसे दास की टीम तक पहुंचाने वाला था। उसे मारकर पुलिस उसके अगले प्लान के बारे में पूछती है। आखिरकार पुलिस को पता चल जाता है कि दास और उसके साथी पहले बेल्लोर जाएंगे और फिर वहां से बॉर्डर पार करके आंध्र प्रदेश जाने की योजना बना रहे हैं। अब पुलिस को दास की पूरी योजना पता चल चुकी होती है। दूसरी तरफ दास की परेशानी बढ़ जाती है। उसके पास अब एक भी पैसा नहीं बचा था। दास सोचता है कि बिना पैसों के वह उस बच्चे की मदद कैसे करेगा जिसकी पढ़ाई उसके पिता की मौत के बाद रुक गई थी। तभी उनके साथ सफर कर रही चंद्रा एक रास्ता बताती है। वह कहती है कि आपको पैसों की जरूरत है ना, हम अब ई रोड में हैं, यहाँ एक कन्नन लॉज है, आप वहाँ चलिए, मैं पैसों का इंतजाम कर सकती। दास चंद्रा की बात मान लेता है और सभी लोग उसके साथ कन्नन लॉज पहुंचते हैं। चंद्रा इस लॉज के मालिक को पहले से ही जानती थी। जब चंद्रा मजबूरी में उस गलत धंधे में थी तब कन्नन लॉज का मालिक भी वहां आया करता था और चंद्रा के साथ रह चुका था। चंद्रा उसके सामने जाकर उसे धमकाती है। वह कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पुराने कारनामों के बारे में सब कुछ बता दूंगी।
यह सुनकर लाज का मालिक डर जाता है। वह कहता है कि उसके पास अभी सिर्फ 3 लाख रुपये हैं। चंद्रा वे पैसे लेकर वापस दास के पास आ जाती है। दास हैरान होकर पूछता है कि तुम इतने पैसे कैसे लेकर आई। चंद्रा जवाब देती है कि इस दुनिया में हर चीज़ की कोई न कोई कीमत होती है और इंसान की इज्जत की भी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। मैंने उसी इज्जत को दांव पर लगाकर ये पैसे हासिल किए हैं। लेकिन 3 लाख रुपये अभी भी काफ़ी नहीं होते। दास के साथी कहते हैं कि हमें अभी और पैसे चाहिए। इसके बाद चंद्रा उन लोगों के पास जाना शुरू करती है जो पहले उनके साथ गलत काम करने के लिए लाज में आया करते थे। वह एक एक करके सभी को धमकाती है और उनसे पैसे लेकर आती है। धीरे धीरे उनके पास करीब 10 लाख रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। अब दास को लगता है कि बच्चे की मदद के लिए पर्याप्त पैसे हो गया है, लेकिन चंद्रा कहती है कि अभी एक आदमी और बचा है। दास कहता है कि अब रहने दो, हमारे पास जितने पैसे चाहिए उतने हो गए हैं। लेकिन किट्टी कहता है कि जब एक आदमी बाकी है तो उससे भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी पैसे लेने चाहिए। दास आखिरकार उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वे लोग उस आदमी को ढूंढते हुए एक अस्पताल पहुंचते। वहां एक डॉक्टर से उसकी मुलाकात होती है। यह डॉक्टर भी पहले चंद्रा वाले इलाज में आया करता था। दास और उसकी टीम सोचती है कि उससे भी पैसे लेकर वापस चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही चंद्रा उस डॉक्टर को देखती है उसका गुस्सा अचानक भड़क उठता है। वह बिना कुछ सोचे अपनी बंदूक निकालती है और डॉक्टर पर गोली चला देती है। गोली की आवाज़ सुनकर दास तुरंत अंदर भाग कर आता है। वह देखता है कि डॉक्टर जमीन पर पड़ा है और चंद्रा गुस्से में रोते हुए उसे देख रही है। दास उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों मार दिया। हम यहाँ इसे धमकाकर पैसे लेने आए थे, हत्या करने नहीं। चंद्रा गुस्से में जवाब देती है कि यह आदमी उन लोगों में से था जिन्होंने उस लाज में रहने वाली कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। वह सिर्फ उनके साथ गलत काम करने तक नहीं रुका था, वह लड़कियों को जबरदस्ती ऐसी सर्जरी के लिए मजबूर करता था जिससे वे कभी मां न बन सकें। चंद्रा बताती है कि जब वह सिर्फ 16 साल की थी तब इसी डॉक्टर ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। उस घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी, इसलिए आज उसे सामने देखकर चंद्रा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। डॉक्टर चंद्रा को देखकर हंसते हुए कहता था कि अब वह जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। उसकी यही बात चंद्रा के दिल में सालों से दर्द बनकर बैठी हुई थी, इसलिए जब आज वही डॉक्टर उसके सामने आया तो उसके अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकल आया। चंद्रा कहती है कि जिसने उसकी और दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, उसे वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती है। गुस्से में चंद्रा डॉक्टर को गोली मार देती। इसके बाद दास और उसके साथी वहां से तुरंत निकल जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस को अस्पताल में हुई गोलीबारी की जानकारी मिल जाती है। भोजराज को भी पता चल जाता है कि दास की टीम अभी इसी इलाके में मौजूद है। अब पुलिस पूरे इलाके में उनकी तलाश शुरू कर देती है। दास की टीम को समझ आ जाता है कि अब शहर में से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। पुलिस ने चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्हें रात बिताने के लिए पास में एक चावल की मिल दिखाई देती है। वे वहां पहुंचकर मिल में रहने वाले पति पत्नी और उनके बच्चे को डराकर कहते हैं कि बस आज रात हमें यहाँ छिपने दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। डरे हुए परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वे चुपचाप उन्हें वहां रहने देते हैं। अगली सुबह दास और उसकी टीम वहां से निकलने की तैयारी करती है, लेकिन दास को लगता है कि जिस परिवार ने रात में उन्हें रहने की जगह दी है उन्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह अपने पास मौजूद कुछ पैसे निकालता है और उस परिवार को देने के लिए वापस अंदर जाता है। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दरअसल चावल मिल का मालिक पहले ही पुलिस को दास और उसके साथियों के बारे में बता चुका होता है। जैसे ही दास परिवार को पैसे देने आता है, पुलिस वहां पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। दास के पास भागने का मौका होता है, लेकिन वह पहले उन लोगों के हाथ में पैसे रख देता है जिन्होंने उसे रात भर पनाह दी थी। इसके बाद वह खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। दूर खड़ी चंद्रा यह सब देखकर घबरा जाती है और दास को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। किट्टी और करुप्पू उसे समझाते हैं कि अगर हम यहाँ रुके तो पुलिस हमें भी पकड़ लेगी, इसलिए अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। दोनों चंद्रा को वहां से जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। दास के पकड़े जाने की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस अधिकारी भोजराज को फोन करता है। भोजराज आदेश देता है कि जब तक वह खुद वहां नहीं पहुंचता, दास को जिंदा थाने में बंद करके रखा जाए। लोकल इंस्पेक्टर दास को गिरफ्तार करके थाने में ले जाता है और लॉकअप में डाल देता है। इसके बाद वह दास से पूछताछ शुरू करता है। वह दास को पीटते हुए कहता है कि तू आखिर है कौन, तूने पुलिस वालों पर गोली चलाई, विभाग के हथियार लूटे और अब एक डॉक्टर को भी मार दिया। वह आगे कहता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ी पुलिस टीम यहाँ आने वाली है। फिर वह चंद्रा के बारे में पूछता है और धमकी देता है कि अगर वह लड़की पुलिस के हाथ लग गई तो उसे भी दास की आंखों के सामने खत्म कर दिया जाएगा। दास यह सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह इंस्पेक्टर को घूरता रहता है और उसके अंदर उसे खत्म करने का गुस्सा साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ किट्टी और करुप्पू चंद्रा को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। किट्टी उसे समझाता है कि डॉक्टर को मारने की वजह से ही दास अब पुलिस के हाथ में लगा है।
वह कहता है कि पुलिस दास को जिंदा नहीं छोड़ेगी और हम भी ज़्यादा देर तक उसे बचा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन चंद्रा दास को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह साफ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दास को छोड़कर अकेला नहीं जाएगी। उसे पूरा विश्वास होता है कि दास को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तभी उनके साथ गाड़ी चलाने वाला सुनीलाल वहां आता है। वह चंद्रा से कहता है कि अगर तुम सच में दास को बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में वह चंद्रा के सामने एक गलत और अपमानजनक शर्त रख देता है। चंद्रा मजबूरी में उसकी शर्त मान लेती है क्योंकि उसका एकमात्र मकसद था दास की जान बचाना। इसके बाद चंद्रा, किट्टी और करूप्पू हथियार लेकर उस स्थानीय पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं जहां दास को बंद करके रखा गया था। वे पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। बाहर से कुछ देसी बम फेंके जाते हैं। धमाकों की आवाज सुनकर पुलिस वाले घबराकर स्टेशन से बाहर निकलते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रा अंदर पहुंच जाती है। दास लॉकअप में बैठा होता है। चंद्रा उसके पास जाकर एक बंदूक उसके हाथ में दे देती है। फिर वह दास से कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई मार नहीं सकता। दास चंद्रा को देखकर हैरान रह जाता है। जिस लड़की को उसने कुछ समय पहले मौत और अंधेरे से बाहर निकाला था, वही लड़की अब अपनी जान की परवाह किए बिना बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी थी। और यहीं से कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब धीरे धीरे दास को चंद्रा से प्यार होने लगता है। दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं और रास्ते में जो भी पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, दोनों उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टेशन से निकलने से पहले दास उस इंस्पेक्टर के पास जाता है जिसने चंद्रा को बुरा भला कहा था। दास उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद दास और चंद्रा पुलिस स्टेशन से निकलकर फरार हो जाते हैं। अब दास के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली, किसी भी तरह उस पैसों को उस बच्चे तक पहुंचाना। दूसरा, चंद्रा को पुलिस से सुरक्षित रखना। तभी किट्टी दास से कहता है कि जब तक चंद्रा उनके साथ रहेगी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होगी। लेकिन दास को पता चलता है कि चंद्रा ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को भी खतरे में डाल दिया था। यह सुनकर दास तय कर लेता है कि अब वह किसी भी हालात में चंद्रा को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी बीच सुन्नीलाल चंद्रा के करीब आने की कोशिश करता है, दोबारा उसी धंधे में लौटाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन चंद्रा उसे साफ शब्दों में धमका देती है कि अगर उसने दोबारा उसके साथ गलत व्यवहार किया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी दास वहां पहुंच जाता है। वह सुन्नीलाल को चेतावनी देता है कि चंद्रा के बारे में गलत सोचने की भी कोशिश मत करना। दास के डर से सुन्नीलाल वहां से पीछे हट जाता है। लेकिन अगले ही दिन सुन्नीलाल पुलिस का मुखबिर बन जाता है। वह पुलिस को दास और उसकी टीम के छिपने की जगह बता देता है। कुछ देर में पुलिस उनकी जगह को चारों तरफ से घेर लेती है। इसी अफरा तफरी में सुन्नीलाल चंद्रा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस और दास की टीम के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ में दास का साथी करूप्पू गोली लगने से घायल हो जाता है। अपने दोस्त को गिरता देखकर दास और किट्टी बुरी तरह भड़क जाते हैं और पुलिस पर जवाबी हमला करते हैं। इसी दौरान चंद्रा सुन्नीलाल पर हमला कर देती है। वह उसे चाकू मारकर घायल कर देती है। सुन्नीलाल गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन चंद्रा उसे गोली मार देती है। दास दूर से यह सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि सुन्नीलाल ही पुलिस तक उनकी जानकारी पहुंचाने वाला था। दास और उसके साथी पुलिस की टीम को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन वे एक पुलिस वाले को जानबूझकर जिंदा छोड़ देते हैं। दरअसल दास के मन में अब एक नया प्लान बन चुका था। वह चाहता था कि अब पुलिस वाले के जरिए भोजराज तक गलत खबर पहुंचाई जाए। दास का मकसद साफ था। भोजराज की टीम ने उनके कई साथियों और उनके लीडर अरसू को खत्म कर दिया था, इसलिए सीमा पार करने से पहले वह भोजराज से हिसाब चुकाना चाहता था। दास उसे बचे हुए पुलिस वाले से भोजराज को फोन करवाता है। पुलिस वाला भोजराज से कहता है कि दास की टीम को उन्होंने घेर लिया है और अगर वह तुरंत बताए गए राइस मिल वाले स्थान पर पहुंचे तो दास को पकड़ा जा सकता है। भोजराज को लगता है कि इस बार दास उनके जाल में फंस गया है, लेकिन असल में यह पूरा खेल दास ने ही रचा था। दास जानता था कि भोजराज उसे पकड़ने के लिए उसके पिता की वेलोर वाली मैकेनिक की दुकान पर जरूर पहुंचेगा, इसलिए उसने भोजराज को गलत दिशा में भेजने के लिए यह पूरी चाल चली थी। भोजराज तुरंत अपनी टीम के साथ वहां जाने की तैयारी करता है, लेकिन असल में यह पूरा प्लान दास की चाल थी। उसका असली मकसद भोजराज को अपनी असली जगह से दूर करना था। भोजराज को पहले से शक था कि दास अपने पिता की मैकेनिक की दुकान पर जरूर आएगा, इसलिए उसकी टीम वेलूर में दास के पिता की दुकान पर नजर रख रही थी। लेकिन दास की चाल के कारण भोजराज को गलत जगह भेज दिया जाता है और उसकी टीम दुकान से हट जाती है। उनके जाते ही वहां मौजूद बाकी पुलिस वाले भी वहां से निकल जाते हैं। अब कहानी फिर उसी मैकेनिक की दुकान पर लौटती है। कुछ समय पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति दास के पिता को मोटर ठीक करने के लिए देकर गया था, वह उनसे पूछता है कि तुम्हारा अपना बेटा ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, फिर तुम उससे इतने नाराज क्यों हो।
दास के पिता भावुक होकर बताते हैं कि पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बेटे को पढ़ाने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दिया था। लेकिन जब दास को पता चला कि उसकी मां की हत्या करने वाले लोग कौन हैं, तो उसने बदला लेने का फैसला कर दिया। उसने उन लोगों को मार डाला और इसी वजह से जेल चला गया। दास के पिता कहते हैं कि जिस बेटे ने ऐसा रास्ता चुन लिया हो, उससे मैं आखिर क्या बात करूं। तभी वह बुजुर्ग उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे दास के पिता की सोच बदलने लगती है। वह कहता है कि तुम्हारा बेटा सिर्फ एक अपराधी नहीं है, एक गरीब परिवार के बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके पिता जमीन बेचकर पैसे लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन आदमी को मार दिया और उसके पैसे छीन लिए। जब परिवार पुलिस के पास मदद मांगने गया तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही धमकाया। तब उस परिवार ने दास से मदद मांगी। दास ने उस पुलिस वाले को सजा देकर उस बच्चे के लिए इंसाफ किया। दास के पिता को कहता है कि अगर पुलिस ही गलत काम करे तो आम आदमी आखिर किसके पास जाएगा। तुम्हारे बेटे ने कम से कम उस गरीब परिवार की आवाज़ सुनी, इसलिए तुम्हें अपने बेटे पर शर्म नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए। वह आगे कहता है कि अगर दास तुम्हारे सामने आए तो इस बार उनसे बात जरूर करना, हो सकता है वह जल्द ही यहाँ आने वाला हो। उधर दास चंद्रा के साथ उसी इलाके में पहुंच चुका होता है जिस बच्चे के पिता की मौत हुई थी। उसकी मदद के लिए दास आखिरकार वह रकम उसके परिवार तक पहुंचा देता है। बुजुर्ग जाते जाते दास के पिता से पूछता है कि क्या अब तुम अपने बेटे से बात करोगी, लेकिन दास के पिता अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए होते हैं। वह दास को देखकर पूछते हैं कि इतने सालों बाद अचानक मेरे पास क्यों आए हो। दास शांत होकर अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है कि अब वह पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। दास अपने पिता से कहता है कि पता नहीं आगे उसे उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं, इसलिए वह आज आखिरी बार उनसे मिलने आया है। बचपन में पिता ने उसे पढ़ाई करने के लिए कहा था। उनकी बात गलत नहीं थी। शायद अगर उस समय पिता उसे प्यार से समझाते तो उसकी ज़िंदगी किसी और रास्ते पर चली जाती। दास अपने दिल की सारी बातें पिता के सामने रख देता है। तभी उसके पिता चंद्र की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में इस लड़के के भरोसे यहाँ आई हो? अगर मेरी बात मानोगी तो अपनी जान बचाकर यहाँ से चली जाओ। दास के पिता भी बेटे के पुराने कामों को लेकर उससे नाराज हैं। जाने से पहले दास अपने पिता से कहता है कि अगर उसे ज़िंदगी में दोबारा खुद को बदलने और एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिला तो वह वापस आकर उनके साथ अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करे। इसके बाद चंद्रा के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ भोजराज की टीम को दास ने अपनी चाल में फंसा लिया था। पुलिस वालों को लगता है कि वे दास की टीम तक पहुंच चुका है। वहां मौजूद दास के कई साथियों को पुलिस मार देती है। किट्टी भी पुलिस से भिड़ते हुए बम फेंक कर जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की गोली उसे भी लग जाती है। वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी दास और चंद्रा वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ कई पुलिस वाले पहले से ही मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अभी भी वहां मौजूद होते हैं। दास उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है और जोरदार मुकाबला करता है। आखिर में दास का सामना भोजराज से होता है। भोजराज ही वह आदमी था जिसकी वजह से दास और उसके साथियों को लगातार भागना पड़ रहा था और उन्होंने अपने कई करीबी लोगों को खो दिया। दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होता है और दास आखिरकार भोजराज को भी खत्म कर देता है। इसके बाद दास अपने घायल दोस्त किट्टी को बचाकर वहां से निकलता है और उसे उसके घर पहुंचा देता है। किट्टी दास से कहता है कि अब से चंद्रा तुम्हारी जिंदगी में आई है, तब से लगता है कि तुम्हारी किस्मत ही बदल गई है। वह दास से यह भी कहता है कि चंद्रा बहुत अच्छी लड़की है और उसे कभी मत छोड़ना। दास और चंद्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि अब वह पुरानी हिंसा और अपराध की दुनिया पीछे छोड़ देंगे। वे उस शहर से निकलकर एक नई जगह और नई जिंदगी तलाश में चले जाते हैं और इसी उम्मीद के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।